हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है योगेश और नरेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2024 को ये फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं और ये सारा डिसोल्यूशन का काम, एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना, ये सारा काम कौन देखेगा? नरेश। और उसके लिए उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी खर्चा है, कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, लेबर देना, वो किसकी जिम्मेवारी है? नरेश की है। फर्म तो उसको सिर्फ 10,000 रुपए देगी। तो हमारा रियलाइजेशन का खर्चा जो हमने फिक्स कर लिया है वो कितना है? 10,000। बैलेंस शीट आपके पास फर्म की है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया है इंफॉर्मेशन है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। डेबिट साइड पर वो सारी एसेट्स लिखो जो अदर देन कैश या बैंक बैलेंस है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स 30,000, डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 73,400 लिखोगे। यहाँ पर प्रोविजन को माइनस करने के बाद नहीं लिखोगे, नेट अमाउंट से नहीं लिखोगे। प्रोविजन है तो उसको क्रेडिट साइड पर अलग से दिखाओगे 4,000। बेशक इसका इंपैक्ट वही सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग ही दिखाना है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपकी फिक्टिशियस एसेट है जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे। तो इसका करोगे क्या? इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक तरह से खर्चा है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। अब देखो यहाँ पर लाइबिलिटीज साइड पर आपके पास आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है? वो है क्रेडिटर्स 80,000। लोन बाय नरेश, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा, उसे आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। लोन बाय मिसिस योगेश, ये पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी में कवर होगा क्योंकि ये पार्टनर नहीं है। योगेश की वाइफ फर्म की पार्टनर नहीं है, योगेश पार्टनर है। तो अगर उसकी वाइफ ने लोन दिया है फर्म को तो ये आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर होगा 42,000 रुपए। इसे आप आउटसाइड लाइबिलिटीज की तरह से ट्रीट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, इसका क्या करें? जैसे कि मैं पहले भी क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ, जितनी इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आईएफआर पूरा पूरा आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अगर आपका सिर्फ आईएफआर होता और इन्वेस्टमेंट नहीं होती बैलेंस शीट में तो हम आईएफआर को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, दूसरे रिजर्व्स की तरह आप इन्हें इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये प्रॉफिट है एक तरह से, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते। तो आईएफआर को ट्रांसफर करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन क्या है कि आईएफआर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी बैलेंस शीट में होनी चाहिए। खाली इन्वेस्टमेंट होता तो हम एज ए एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते ही हैं, लेकिन आईएफआर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की कंडीशन क्या है कि उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए आपकी एसेट्स में। अब बात समझ में आ गई? दोनों है तो दोनों आप ट्रांसफर करो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। पार्टनर से रिलेटेड पैसा, लोन जो भी है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाल। अब देखते हैं हमने एसेट्स को कैसे बेचा, लाइबिलिटीज को कैसे सेटल किया। तो सबसे पहला पॉइंट है, योगेश ने अपनी वाइफ का जो लोन है वो पे कर दिया। उसको पे करना है, उसने एक तरह से लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया कि वो फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा। तो फर्म ने क्या उसको पेमेंट कर दी? योगेश को पेमेंट अभी नहीं मिली। अगर फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर का पैसा एक तरह से इन्वेस्ट हो गया, उसको ये पैसा मिलना चाहिए। तो क्या फर्म ने उसको पैसा दिया? नहीं, फर्म ने नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे? उसको पैसा देना है तो उसकी कैपिटल को ही इंक्रीज कर देंगे, उसकी कैपिटल को ही आप क्रेडिट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट 42,000। लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी आप सेटलमेंट कर रहे हो वो कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड पे। इसके बाद डेटर्स
जितने भी डेटर्स थे उससे आपको पेमेंट मिली है 60,060 रुपए। तो डेटर्स से आपको 60,060 रुपए मिले हैं, आपको यही देखना है। प्रोविजन के चक्कर में मत पड़ना, इसको एडजस्ट मत करने लगना कि अब कितने बैड डेट्स हो गए उसमें से इसको एडजस्ट करें फिर इसको लिखें, नहीं। डिसोल्यूशन के केस में आपको प्रोविजन फॉर डेट सिर्फ क्रेडिट साइड पे लिख देना है और उसके बाद भूल जाना है। क्लियर है? डेटर्स अब आपके यही हैं, इनसे आपको कितना पैसा मिला बस इतना लिखो। कम मिला ज्यादा लिखा वो भी आपको कहीं अकाउंट नहीं करना, बस जितना मिल गया उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। नरेश वो 26,000 में इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं, तो एसेट को एक तरह से उसने खरीदा, फर्म की एसेट को। उसने अभी पेमेंट नहीं की, फर्म को उससे पेमेंट लेनी है। तो नरेश के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कि इतना पैसा हमें इससे लेना है। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। Creditors were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum. इसका क्या मतलब है, जो क्रेडिटर्स हैं आपके 80,000 के, इनको आपको 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन डिसॉल्व कर रहे हो फर्म तो आपको अभी की अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी है तो 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो, तो इस केस में क्रेडिटर्स ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि वो आपको डिस्काउंट देगा। अगर आप जितने टाइम पीरियड पहले पेमेंट कर दोगे उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। 15% पर एनम का रेट है, मतलब ये पूरे साल का है, पूरे साल में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 महीने पहले दिया है तो 15% के हिसाब से तो 12,000 बनता है पूरे साल का, और 2 महीने पहले इंटरेस्ट दिया है, सॉरी क्रेडिटर्स को पेमेंट मिली है, तो 2 महीने का बनेगा 2,000 रुपए, कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्लियर? तो 78,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई। तो बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 78,000। डेटर्स को कहा है जो हमने पहले बेड डेट्स में डाल दिए थे 16,670, पहले पिछले सालों में आपने 16,670 रुपए के बेड डेट्स मान करके वो डेटर्स में से माइनस कर दिए, खर्चा डाल दिया, खत्म कर दिया। ये डेटर्स नाम की एसेट आपकी इस डेटर्स में नहीं है, इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आपको पेमेंट दे रही है। ये अनरिकॉर्डेड डेटर है एक तरह से, जिससे आपको पेमेंट मिल रही है, क्योंकि आपने बेड डेट मान करके उसको तो खत्म ही कर दिया, आपने उसको जीरो कर दिया, नील कर दिया कि मिलेंगे ही नहीं। तो आपने उस डेटर के उस लिस्ट से क्रॉस कर दिया, नाम ही हटा दिया, तो वो तो अब है ही नहीं ना आपकी लिस्ट में, आपकी एसेट है ही नहीं। तो सडनली आकर के वो अगर आपको पेमेंट देके जा रहा है तो एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट आपको पेमेंट मिल रही है, रियलाइज हो रही है। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। पहले रियलाइजेशन का खर्चा आ गया, एक सेकंड पहले यहाँ पर लिखो, बाय बैंक अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड 16,670 रुपए। ये होने के बाद अनरिकॉर्डेड एसेट भी आपको एक और मिली है 10,000 रुपए की, जो कि आपको रियलाइज हुई। 10,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट जिसे बेच करके आपको 10,000 रुपए मिले, इनकम है। एंड में जो भी इनकम मिल रही है, एसेट को बेच करके जो पैसा मिल रहा है, वो सब हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। सब कुछ लिखने के बाद हम एक चीज भूल जाते हैं, जो ऊपर लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, हम नीचे से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये लिखना भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंटेंशनली अलग से लिखा जाता है ताकि आप भूल जाओ। तो ध्यान से इसको मार्क कर लो, या इसको पहले ही लिख लो कहीं थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, जो रियलाइजेशन का खर्चा उसको करना था, उसके लिए रेम्युनरेशन हमें उसे देना था, तो वो खर्चा हमें कहाँ डालना है, डेबिट साइड पे, जो कि हमें उसे देना है। टू नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 10,000 से। सब कुछ आपने डाल लिया, चेक कर लो एक बारी, क्या सारी एसेट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, ये दोनों एसेट कवर हो गई आपकी। लाइबिलिटीज में आपकी क्रेडिटर्स और लोन बाय मिसिस योगेश, दोनों ये भी कवर हो गए। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। हमारा आ रहा है प्रॉफिट 13,330 रुपए, जो कि इक्वली दोनों पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो आपका लॉस होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो इनकम, प्रॉफिट। एंड में लिख दो टोटल। रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट। अब आ जाओ पार्टनर्स लोन अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद आपने, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया, वो वाले अकाउंट आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पर नरेश जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है 44,000 का, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड
क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे लिखो 44,000। अभी आप इसकी पेमेंट नहीं दिखाओगे, अभी पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या रहती है, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको इसको बनाना है लोन बाय नरेश अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी इसको कंप्लीट हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले चेक करते हैं कहीं इस पार्टनर का डेबिट बैलेंस तो नहीं है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, क्रेडिट बैलेंस है 21,000 क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो किस पार्टनर ने कौन सी एसेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। तो यहां पर योगेश ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था 42,000 से। और नरेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था, तो 26,000 से। इसके बाद रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 हमें नरेश को देना है, वो हमने क्या किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड पे लिखा है ना। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट इन दोनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। अब आपका यहाँ पर बैलेंस शीट में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम का खर्चा आ रहा है, ये भी तो दोनों पार्टनर से बांटना है बराबर बराबर, तो इसको बांटोगे दोनों पार्टनर्स में, तो कितना कितना खर्चा है, नुकसान है, तो 55,300 इन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। अब दोनों का बैलेंस देखो किसका कितना देना बनता है, तो योगेश का बनता है 14,365 रुपये आपको उसे देने हैं, तो हम इसकी पेमेंट कर देंगे, फाइनलाइज सेटल कर रहे हो आप, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालोगे, अब आप सीधा सीधा उसकी पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट 14,365। लेकिन नरेश का चेक करो, नरेश का यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। जितना कम है ना, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है, नरेश को अब फर्म को पैसा देना है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन नरेश का लोन भी है, तो लोन उसने फर्म को दिया है, तो फर्म को एज ए रिटर्न करना है 44,000। और यहाँ कैपिटल को देखते हो तो ये पैसा नरेश को रिटर्न करना है फर्म को, तो क्यों ना ये दोनों आपस में सेटल कर दिए जाए। प्रैक्टिकली हम यही करते हैं ना, जिससे जितना लेना होता है उसी को उतना देना भी होता है, तो हम देख लेते हैं कि नेट अमाउंट क्या बनती है, उसी में हम उसको क्लियर कर दें। तो जो लोन अमाउंट है उसमें से उतना अमाउंट उठा लेते हैं जितना इसका डेबिट बैलेंस बनता है, वो बनता है आपका यहाँ पर 43,635, यही बैलेंस बनता है ना। डेबिट साइड का टोटल आपका इतनी अमाउंट से ज्यादा बनता है, तो हम लोन में से इतना पैसा उठा लेंगे कि इतना पैसा लोन का हमने एडजस्ट कर दिया, इतना एक तरह से नरेश के लोन की हमने पेमेंट कर दी। जो हमें एज ए कैपिटल फर्म को, जो एज ए कैपिटल उससे पैसा लेना था, डेबिट बैलेंस है तो इतना पैसा उससे लेना था, वो हम एक तरह से मान लेंगे कि हमने उसका लोन की पेमेंट कर दी। एंड में लिखो टोटल, तो ये कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गई। अब आ जाओ लोन अकाउंट में, 44,000 में से तो इतना कैपिटल का बैलेंस उसका एडजस्ट हो गया जो डेबिट था, बाकी जो बचा वो 365 रुपए हम इसको पेमेंट कर देंगे। और एंड में लिखो टोटल, ये आपके 44,000 का लोन अकाउंट भी क्लियर हो गया। सीक्वेंस आपको वही रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय नरेश अकाउंट, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर लिखो ओपनिंग बैलेंस 6,000 रुपए, एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा आपको मिला, डेटर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सारा पैसा हमको मिला, बैंक में जमा हुआ, इसे डेबिट साइड पे लिखो। खर्चा जो किया हमने, पेमेंट की 78,000 के क्रेडिटर्स, और लोन बाय नरेश 365 रुपए का बैलेंस आपने उसको दिया, ये आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। इसके बाद आपने योगेश की कैपिटल की पेमेंट की 14,365 रुपए। अब चेक करो सारी पेमेंट हो गई, रिसीट्स हो गई, तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। क्लोजिंग बैलेंस आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे बनाना है, कैसे शो करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।